तो ये दो नंबर नियम है। इसमें क्या जानना है हमें कि अव्ययी भाव समास में हमने जान लिया कि जब अगर अंत में स्वर वर्ण है तो क्या होता है, ये जान गए हम। अब अगर अंत में व्यंजन वर्ण है तो क्या होता है, ये जानेना है हमें। कैसे? अन अगर अंत में, व्यंजन में क्या क्या, व्यंजन में सभी प्रकार के नहीं। व्यंजन में अगर व्यंजन अंत में है तो वैसे ही बनता है, अंतिम का लोप हो जाता है, ऐसे ज़्यादा शब्द हैं नहीं। पर जो व्यंजन अंत में होने पर कुछ अलग नियम लग जाते हैं, उन नियमों को हमें यहाँ जानना है। तो उनमें से एक नियम क्या है कि अगर अन अंत में हो, अंत में क्या हो, किसी अव्ययी भाव समास हो गया, समास होने के बाद उस शब्द का अंतिम वर्ण अन हो, अंत में क्या आता हो, अन, अंतिम वर्ण नहीं अंत में आता। तो अन अंत में हो, ऐसी संज्ञाएं क्या हो जाती हैं, ऐसी संज्ञा, ऐसी समास हो, मतलब कौन सी संज्ञा हो, जैसे राजन संज्ञा है, सीमन संज्ञा है, दामन है, ये सब संज्ञाएं हैं, इसमें अंत में अन मिलती है। तो ऐसी कोई संज्ञा हो और ऐसी संज्ञा अव्ययी भाव समास में अंत में आती हो, तो उसके बाद क्या हो जाता है, समासांत टच प्रत्यय जुड़ जाता है। और टच प्रत्यय जुड़ता है ना, तो टच में से क्या होता है, एक छोटे से सूत्र है चुटू, वो टा की इत संज्ञा कर देंगे, और एक दूसरा सूत्र है हलंत्या मुआंतिम च की इत संज्ञा कर देगा। ट और च दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी, दोनों का लोप हो जाएगा, बचेगा ट के बाद वाला जो अ है वो। तो ट अ च तीन वर्ण है इस प्रत्यय में, बचेगा केवल अ, तो यानी समासांत आ जुड़ जाता है। ठीक है, समासांत क्या जुड़ जाता है, आ। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य ही यह जो आ जुड़ता है, यह जो टच का आ जुड़ता है, वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर संज्ञावाची शब्द है, राजन है, सीमन है, दामन है, वामन है, ये सब कुछ है, वो आत्मन है, ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो नित्य ही आ जुड़ जाएगा। और अगर नपुंसक लिंग शब्द है तो विकल्प से जुड़ेगा, नपुंसकात अन्यतरस्याम, यहाँ सूत्र लिखा होगा नीचे, नपुंसकात अन्यतरस्याम। तो अब यह टच प्रत्यय नपुंसक लिंग वाला शब्द होगा तो विकल्प से जुड़ेगा, जैसे चर्म, चर्मन शब्द है, चर्मन वह नपुंसक लिंग शब्द है, तो वहाँ पर विकल्प से ये जुड़ेगा टच। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द होता तो नित्य ही जुड़ जाता। जुड़ने पर अन क्या होता है, अगर अन अंत में है उस पर टच का आ जुड़ जाएगा, और टच का आ जुड़ने पर जो अन है वो लुप्त हो जाएगा। अंत में अन है तो उसमें वह अन गायब हो जाएगा और उसमें टच का आ जुड़ जाएगा। ठीक है, अन को लोप करना है, आ जोड़ना है, ऐसा होगा। जैसे अब देख लीजिए उपराजन है, इसमें अंत में आपको अन दिख रहा होगा, अंत में अन है, इस अन में क्या होता है, यह जो अन है ना, अंत में अन है, अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास हो, अंत में अन हो, तो क्या होता है, टच जुड़ जाता है। टच जोड़ेंगे, टच यानी आ, टच में टा और चा गायब हो जाता है, बचता केवल आ। तो अन अंत में है इसलिए आ जोड़ेंगे, और नस्त द्वितीय सूत्र से अन को लोप कर देंगे, अन गायब हो जाता है, अन लुप्त हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, टच का आ जुड़ जाएगा। इसमें जा आधा हो गया, अन गायब हुआ तो जा आधा हो गया, उसमें टच का आ जुड़ गया तो जा पूरा हो गया, उपराज बन गया। उपराज को आप नपुंसक लिंग के पहले की तरह रूप चलाएंगे, उपराजम 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 उपराजम, सब जगह उपराजम ही रहेगा। अब इसी प्रकार क्या होता है, अध्यात्मम, अध्यात्मम है यहाँ, अधि आत्मन, अधि आत्मन जोड़ेंगे, अध्यात्मन हो जाता है, वह भी अंत में अन है, और अन होने के कारण ही क्या होता है, टच जुड़ जाता है। तो टच जुड़ता है, टच का आ जुड़ता है, और अन का लोप हो जाता है, तो अध्यात्मम। और इसके बाद अब आप देखेंगे उपसीमन, यह स्त्रीलिंग शब्द है, सीमन, उपसीमन दोनों लिंग में प्रयुक्त होता, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। उपसीमन ऐसा है, अब सीमना समीपम, समीपम ऐसा अर्थ लेना, समीपे नहीं, सीमना समीपम यहाँ उसका विग्रह है, खंड है, अर्थ है। क्या होता है, अंत में उपसीमन है, बन गया, समास होने पर क्या बना, उपसीमन, अंत में अन है, अन अंत में हो तो वहाँ पर क्या जोड़ देना होता है, टच का आ जोड़ देते हैं, और अन लगाए, तो क्या बन जाता है, उपसीम, उपसीम का उपसीमम, उपसीमम उपसीमम, ऐसा रूप बना लेंगे। फिर इसी तरह नपुंसक लिंग अगर शब्द है तो चर्मन शब्द मान लीजिए, चर्मन शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग शब्द होता है तो यह टच विकल्प से जुड़ता है, विकल्प से जुड़ता है ना। तो अब देख लीजिए, उपचर्मन में से टच जोड़ेंगे, टच यानी आ जोड़ेंगे, अन को गायब करेंगे, तो उपचर्मन में से आ जोड़ा और अन को गायब कर दिया तो उपचर्म बना, उसको नपुंसक लिंग की तरह प्रयोग करेंगे, उपचर्मम। और अगर टच का आ नहीं जोड़ेंगे तो उपचर्मन वैसे ही रह जाएगा, और ना का अंतिम वर्ण न है,
उसका नलोपः प्रातिपदिकांत से न का लोप हो जाएगा, तो उपचर्म ही केवल रह जाएगा। ठीक है, उपचर्म ही रह जाएगा और ये उपचर्मम हो जाएगा। ठीक, अगर टच जुड़ेगा तो उपचर्मम, टच नहीं जुड़ेगा तो उपचर्म। ठीक है, तो ये देखिए, उपचर्मम यदि अन निकाल दिया जाए तब, अथवा उपचर्म यदि अन न निकाला जाए तो। अन नहीं निकाला गया है, उसमें से क्या कर दिया है, आ जोड़ दिया गया है। अन नहीं निकाला गया है, केवल ना का लोप हो गया, नलोपः प्रातिपदिकांत से केवल ना का लोप लिखा है। केवल अन ना निकाला जाए, केवल उसका न निकाल दिया जाए। तो यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झय प्रत्याहार हो। अब दूसरा नियम, अंत में झय क्या होता था, अन, अंत में अन होता था तो क्या नियम लगता था, नपुंसक लिंग में विकल्प से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नित्य ही, आ जुड़ जाता था, अन गायब हो जाता। पर यदि क्या हो, अन ना हो, क्या हो, झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। झय प्रत्याहार का कोई वर्ण यानी झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प, इतने वर्ण हो। झय प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, इतने वर्णों में से झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो अगर, तो क्या होता है, समासांत टच प्रत्यय जोड़ता है। झय सूत्र है, इसके लिए सूत्र कौन सा है, झय। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो सूत्र पहले बताए हैं हमने वो सब लिखे हुए हैं। नपुंसकाद अन्य तरस्याम लिखा है, अनंत नपुंसक लिंग से, वो भी आगे बताते हैं हम। तो क्या होता है, झय प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो झय सूत्र लगता है। वो क्या कहता है, झय प्रत्याहार का कोई वर्ण यानी हर एक वर्ग का, कौन कौन से वर्ण, चौथा वर्ण झ भ घ ढ ध, फिर हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण ज ब ग ड द, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण घ फ छ ठ थ, और फिर पहला वर्ण च ट त क प, यानी हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल 20 वर्ण में से कोई भी वर्ण अगर हो, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अव्ययी भाव वाले का, किसी भी अव्ययी भाव वाले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ये 20 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहां पर भी टच जोड़ देना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, टच यानी आ जोड़ देना है। तो अब क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाता है, विकल्प से टच का आ जुड़ जाता है, क्या होता है, जैसे उपसमिध, यह झय में आता है ना, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा झय में आता है, कुल 20 वर्ण आप गिन लेंगे। तो उसमें क्या होता है, समिध है, उसमें टच का आ जुड़ जाएगा। अगर टच का आ जुड़ा है ना तो उसके पहले आने वाले केवल अन का ही लोप होता है, नस्तद्धिते से, और सबका लोप नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, यह अन का लोप, यहाँ अन है नहीं इसलिए उसका लोप नहीं करना है, केवल आ जोड़ देना है। तो उपसमिध पूरा हो गया, ध आधा था उसमें आ जुड़ गया तो पूरा हो गया, उपसमिध, उपसमिधम, 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 सभी लिंगों में ऐसे बनाएंगे, सभी विभक्तियों में, पंचमी को छोड़ के। फिर इसके बाद टच के अभाव में क्या होता है, उपसमित, ये विकल्प से होता है। अगर झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए ना तो विकल्प से टच प्रत्यय जुड़ता है। तो जब टच नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, टच नहीं जुड़ेगा तो उपसमित वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, वावसाने, वावसाने यानी अंतिम वर्ण, झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ये सब कुछ हो, या झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, तो उसके स्थान पे वर्ग का पहला वर्ण विकल्प से हो जाता है। वर्ग का वो क्या है, वावसाने, वावसाने नियम के अनुसार यहाँ ध के स्थान पे ता हो जाता है, उपसमित बनता है। अथवा झलाम जसोंते से द भी कर सकते हैं, उपसमिद भी बना सकते हैं, उपसमित अथवा उपसमिद, ये वो उन्होंने द नहीं दिखाया, द वाला भी सही रहेगा। अब इसके बाद उपसरित, यहाँ भी सरित अंतिम वर्ण क्या है, झय के अंतर्गत आता है, तो उपसरितम भी बनेगा और उपसरित भी बनेगा। ठीक है, टच प्रत्यय जब जुड़ जाएगा, टच का आ जुड़ेगा तो यह अकारांत हो गया, और अकारांत होने के कारण वो फलम फले फलानी की तरह आप बना लेंगे, लेकिन केवल प्रथमा एक वचन की तरह, फलम, उपसरितम, 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 और अगर व्यंजन अंत में रह गया तो वैसा ही उपसरित ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो कुल नियम बताए वो सूत्र यहाँ लिखे हैं। अनश्च, अनश्च सूत्र एक है, 5-4-108 नंबर, अर्थात अनंत अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय जुड़ता है, और टच प्रत्यय जुड़ता है तो नस्तद्धिते के अनुसार टी अर्थात अन का लोप हो जाता है। ठीक, लोप हो जाता है, वो बता दिया है। और फिर टच का आ आगे जुड़ जाएगा, जब वो अन का लोप होगा तो टच का आ जुड़ जाएगा, तो वैसे बन जाएगा। फिर इसके बाद नपुंसकाद अन्य तरस्याम, अनंत नपुंसक लिंग हो, ऐसा नपुंसक लिंग जिसके अंत में अन हो। तो इस शब्द के बाद अव्ययी भाव समास के अंत में आए अनंत नपुंसक लिंग शब्द,
अगर किसी नपुंसक लिंग ये जो शब्द है वह किसी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आए तो क्या होता है, उसके अंत में आए तो क्या हो जाता है, विकल्प से टच प्रत्यय लग जाता है। विकल्प से लगेगा, टच लगने पर नस्तद्धिते के अनुसार प्रथम अन का लोप होता है, और फिर जब टच का आ जुड़ने पर नपुंसक लिंग में उपचर्मन बनेगा, और जब टच नहीं लगेगा उपचर्मन बनकर और न लोपः प्रातिपदिकांत से न का लोप होकर उपचर्मन बनेगा। ठीक है। अब ये झया एक नियम दिखाया था, झय अंत में हो तो उससे वो हो जाता है। अब इसके बाद एक और नियम है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या, ये कह रहा है। यहाँ एक पॉइंट लिखा है, आप इस पेज के नीचे देखेंगे तो ये नियम मिलेगा अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या। यह क्या कहता है, शरद इत्यादि कुछ शब्द हैं, शरद इत्यादि कुछ शब्द हैं। वह शब्द कौन कौन से हैं, शरद, विपास, अनस, मनस, उपानः, अनडुः, दिव, हिमवत, दिश, दृश, ऋष, चेतस, चतुर, तद, यद, कियत, जरस। ये इतने शब्द हैं। इतने ही शब्दों को आरक्षण मिला है, ये सब शब्द लिस्टेड हैं। इतने ही शब्द अगर अव्ययी भाव समास के अंत में आए, इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर तत्पुरुष समास के अंत में आए तो भी क्या होता है, इसमें आकार जोड़ दिया जाता है। आकार अवश्य जोड़ दिया जाता है, मतलब वही टच का आ जोड़ दिया जाता है। ठीक, वही टच होता है, उस टच का आ जोड़ दिया जाता है। ये शब्द अगर अव्ययी भाव के समास के अंत में आया है, कौन कौन से शब्द, ये शब्द शरद, विपास, अ, तो इस शरद में अंत में क्या है, द, इसमें आ जोड़ दीजिएगा, द पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही इतना है। तो क्या हो जाएगा, शरद में द में आ जोड़ देंगे, द पूरा हो जाएगा। विपास में आ जोड़ देंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। अनस में भी जोड़ देंगे, स पूरा हो जाएगा। यानी सभी जो अंतिम वर्ण हलंत हैं उन सब में आ जोड़ जाएगा। ठीक है, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्या, वह सब अकारांत हो जाएंगे, ह्रस्व अ अंत में जुड़ जाएगा, और इसलिए अम वाला दिखाई पड़ेगा, अंत में अम दिखाई पड़ेगा। उदाहरणों में जैसे उपसरदम, द आधा था, उसमें आ जुड़ गया तो उपसरद बन गया, और वह अगर अंतिम वर्ण आ है तो फलम की तरह रूप चलेगा, उपसरदम, उपसरदम, उपसरदम। और मनस था ना, इसमें अनस, मनस था तो अधिमनसम, दिश भी इसमें है तो उपदिशम, दिशा के समीप। यहाँ क्या होता है, अ अवश्य जुड़ जाता है, टच का आ जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दो नियम और बचे हैं, कुछ छोटे छोटे। ये क्या कहते हैं, यह एक नियम है, नदी, पौर्णमासी और आग्रहायणी, तीन ही शब्द। कौन कौन से, नदी, पौर्णमासी और आग्रहायणी, ये तीन शब्द अगर अव्ययी भाव समास के अंत में आए, तीन ही शब्द, नदी, पौर्णमासी, आग्रहायणी, तीन शब्दों को आप याद रखेंगे। ये तीनों शब्द अगर कहीं अव्ययी भाव समास के अंत में आए हैं तो क्या होता है, इस प्रकार शब्दों के अव्ययी भाव समास में लगने पर दो दो रूप सिद्ध होंगे। ठीक, विकल्प से टच प्रत्यय लग जाता है, विकल्प से टच प्रत्यय लगेगा तो दो दो रूप बनेंगे, दो दो रूप सिद्ध होंगे। उपनदी अगर है ना, देख लीजिए, उपनदी है, नद्या समीप, नदी अंत में आ रहा है ना, तो नदी अंत में आए, अग्रहायणी आए और पौर्णमासी आए, तो उपनदी है, उसको अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व हो जाता है, हम नियम पढ़ चुके हैं, ह्रस्व कर देंगे तो उपनदी बन जाएगा। और अगर टच जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उपनदम। टच जुड़ेगा तो ई का लोप हो जाता है, टच में से आ अंत में है ना, टच में क्या है, टच का आ जुड़ेगा तो उपनदी आ, उपनदी आ। प्रत्यय का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो अथवा या हो तो उसके पहले वाले आने वाले को यचि भम से भा कहा जाता है, और भ के अंतिम वर्ण ई अथवा आ का लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण ई अथवा आ हो तो ये सेती चा से उस अंतिम आने वाले ई का लोप हो जाएगा, तो उपनदम बनेगा, ई का लोप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर है अथवा या है तो उसके पहले आने वाले ई और आ का लोप हो जाता है। ठीक है, उसके पहले आने वाले प्रत्यय का पहला वर्ण देखना है, क्या, कोई भी स्वर हो अथवा या, तो उसके पहले आने वाले ई आ का लोप हो जाएगा, यहाँ उपनदम बन जाएगा। पौर्णमासी है तो ह्रस्व होगा, अगर उपपौर्णमासी, दीर्घ को ह्रस्व हो जाया करता है तो उपपौर्णमासी बनेगा, और अगर ह्रस्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उपपौर्णमासम। टच होगा तो टच का आ जुड़ेगा, आ प्रत्यय का पहला वर्ण है इसलिए उसके पहले आने वाले ई और आ का लोप हो जाता है, तो ई है उसका पौर्णमासी के ई, उसका लोप हो जाएगा, उपपौर्णमास, और आ जुड़ेगा उपपौर्णमास, नपुंसक लिंग में रूप चला लेंगे उपपौर्णमासम।
अग्रहायणी है तो उपाग्रहायणी और उपाग्रहायणम, ऐसा रूप बनेगा। तो ये 3 ही प्रकार के शब्द। और फिर अंतिम नियम है गिरेश्च सेनकस्य, गिरेश्च सेनकस्य, यानी गिरि शब्द अंत में आए। क्या है? अव्ययी भाव समास में क्या अंत में आए शब्द? कौन सा है? गिरि शब्द। यही गिरि शब्द के भी अव्ययी भाव के अंत में आने पर विकल्प से टच लगता है। अव्ययी भाव के अंत में क्या है? गिरि, तब विकल्प से टच का आ जुड़ जाया करता है। जब टच का आ जुड़ेगा, जब टच का आ जुड़ेगा तो गिरि में से अंतिम ई का लोप हो जाएगा, और जब टच का आ नहीं जुड़ेगा तो गिरि ह्रस्व वैसे ही रह जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 प्रकार से उपगिरि है समास होगा तो उपगिरि और उपगिरम, ये 2 तरह के रूप बनेंगे। इसके बाद ये अव्ययी, ये तो सामान्य जो कुछ नियम थे हमने सीखे कि अव्ययी भाव में क्या क्या हो जाता है। एक तो ऐसा है कि अव्ययी भाव अगर समास है तो वह जो कुछ भी है वह अव्यय ना ही था फिर भी अव्यय बन जाता है, अनव्यय अव्यय बन जाता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव कहते हैं। और इसके पहला शब्द प्रायः अव्यय होता है, संख्या भी होता है, वो आगे जानेंगे हम। और फिर इसके बाद तीसरा सामान्य नियम हमने जाना था कि अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व जो हो जाया करता है। और एक जाना था कि अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो तो अन अंत में हो, झय अंत में हो, क्या क्या अंत में हो, वो सब हम जाने। अव्ययी भाव के सामान्य नियमों को हम जाने। अब अव्ययी भाव समास कैसा होता है, किस तरह से होने पे कौन सा शब्द बनता है, कौन सा सूत्र लगता है, अव्ययी भाव समास करने वाला कौन सा सूत्र है, ये तो सामान्य परिचय है अव्ययी भाव का कि अव्ययी भाव में इतने नियमों को हमें ध्यान रखना है। कुछ ध्यातव्य अंश थे जिससे अब आगे अव्ययी भाव में आने वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे तो बहुत सरल लगेंगे हमें, क्योंकि नियमों को हम जानते हैं। अव्ययी भाव समास में कौन कौन सा नियम लगाना है। अगर अंतिम वर्ण दीर्घ है तो ह्रस्व करना है, अंतिम वर्ण ह्रस्व है तो वैसे ही रखना है, अ है तो उसको अम करना है। ये कुछ जो सामान्य नियम थे वो आज हम जाने। इसके बाद अव्ययी भाव समास किन किन अर्थों में होता है, कब कब होता है, कैसे होता है, वो सब हम कल के व्याख्यान में उन सभी को अव्ययी भाव समास के पूरे नियमों को जानेंगे। अस्तु, पूरा व्याख्यान देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।